जो मिनिमम वैल्यू होगी वो ग्रीन शो कर रहा होगा, ऑरेंज मीडियम में शो करेगा, और रेड बिल्कुल अगर हाई लेवल मतलब बिल्कुल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी किसी टेम्परेचर की या किसी भी वैल्यू की, तो ये आपको रेड शो कर देगा। आप ऐसे भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कलर को। देन यहाँ पे मैं डन कर दूंगा, और अब मैं इस डेटा को इससे कनेक्ट कर देता हूँ ताकि मेरे पास एमक्यूटीटी का डेटा यहाँ पे आए और इसे विजुलाइज भी करूँ और डैशबोर्ड पे भी सेंड करूँ। इस डैशबोर्ड को सेंड करने के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे जाना होगा कॉर्नर पे, और यहाँ पे लिखा होगा डैशबोर्ड, इसे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं इस आइकन को क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक डैशबोर्ड बन चुका होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं लोकल होस्ट 180/UI। यूआई भी कर देंगे तो आपके पास डैशबोर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये डिफॉल्ट आ चुका। ठीक है, यहाँ पे गेज आ रहा है, मैं इसे चेंज करके टेम्परेचर कर देता हूँ, तो यहाँ पे फिर टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू दे सकते हैं, यूनिट्स भी दे सकते हैं। ठीक है, चलें स्टार्ट लेते हैं। अब आगे क्या करना है, अब आगे ये करना है कि जो मेरा डेटा यहाँ से आ रहा है मैं पब्लिश करवा देता हूँ। कंट्रोल सी करूँगा तो ये इस पैरामीटर से आ जाएगा। मैं पब्लिक करूँगा और मैं देख लेता हूँ प्लांट 1 सेंसर 2, सेंसर 1 रख देता हूँ। ठीक है, और जैसे मैं एंटर करूँगा तो पास वैल्यू भी आ जाएगी और ये वैल्यू सिंक्रोनाइज भी हो जाएगी। अच्छा, एक मिनट, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू अच्छा, ये वैल्यू इस वजह से शो नहीं हो रही क्योंकि आपके पास डेटा स्ट्रिंग में आ रहा है। तो हम अगर इसके आगे इंटीजर शो करवा देंगे तो ये डेटा डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग पे डेटा आ रहा है। अगर मैं इसे इंटीजर में कन्वर्ट करवा दूंगा तो ये मेरे पास विजुलाइज हो जाएगा। तो इंटीजर के लिए यहाँ पे ब्लॉक है, हम इसे यूज कर सकते हैं। तो हम आगे इसको फर्दर डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्लियर है। हमने किसी भी मशीन को दूसरी मशीन से कम्युनिकेट कर लिया आराम से और आसानी से कि किस तरीके से कम्युनिकेट होती है आपस में एक मशीन और दूसरी मशीन। और हमने देख लिया कि किस तरीके से हम किसी भी एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल को यूज करते हुए कम्युनिकेट करवा सकते हैं। तो हम आगे करते हैं। अब यहाँ से डेटा हम डायरेक्ट भेजते हैं क्लाउड के ऊपर। तो इसके लिए हम 5 मिनट लेते हैं, फिर हम लोग क्लाउड पे इसको भेजते हैं।
We will now take a question and answer session. If anyone have any question or query, you can ask in the chat box. Participants, I would like to let you all know that sir will be back after 5 minutes. Within, he has gone for a short break, so kindly wait in the session. For all those who have been asking for the link to the softwares, the link would be provided to all of you after the end of this seminar. So kindly have some patience. Everything will be clarified to all of you. Don't worry about that. And all the links to the every software will be provided. Thank you.
अच्छा जी, कुछ स्टूडेंट्स के सवाल थे जब तक समीर जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के सवाल ले लेते हैं। नवीरा, आप सवाल बताएंगी मुझे? नवीरा, अनम या सुभान? Sir, मैं आपको बता दूं. जी। Sir, there's a question by Miss Muqaddas Ahmed. How many connections can an MQTT broker handle? Connections, there can be millions of connections. जब भी IoT के अंदर MQTT यूज करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप कोई स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट कर रहे हैं या स्मार्ट इंडस्ट्री का, तो उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ सेंसर्स हो सकते हैं या मिलियंस ऑफ टैग्स या सेंसर्स हो सकते हैं, तो वो सब कनेक्ट हो सकते हैं MQTT ब्रोकर के ऊपर। बेसिकली हर ब्रोकर जो MQTT ब्रोकर, जैसे हम लोग मॉस्किटो ब्रोकर यूज कर रहे हैं, वो अपनी MQTT की स्पेसिफिकेशन फॉलो करता है और स्पेसिफिकेशन अलाउ करती है मिलियंस ऑफ कनेक्शंस के लिए। मिलियंस ऑफ कनेक्शंस का मतलब है देयर हार्डली एनी लिमिट। ठीक है, तो हम लोग जो भी ब्रोकर यूज करते हैं, हमें वो देखना चाहिए कि वो कितना अच्छा ब्रोकर है, कितनी कौन सी कंपनी का ब्रोकर है, इस तरह से। तो मॉस्किटो जो है वो काफी अच्छा और पॉपुलर ब्रोकर है। इसके अलावा कोई जो सवाल थे वो बता दें। Yes, sir. There is another question by Mr. Moram Ali. What is the difference between Multisim and Node-RED software? मल्टीसिम, अगर आप मेरे ख्याल से सर्किट्स का सॉफ्टवेयर था मल्टीसिम, जहाँ तक मुझे याद है, तो नोड-रेड तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। मल्टीसिम जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर था, दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का मकसद ये होता है कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर पे आप अपनी डिफरेंट फॉर एग्जांपल एप्स बना सकते हैं, डिफरेंट टास्क, इंस्ट्रक्शन बेस्ड टास्क एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, आप क्लाउड के साथ लिंक कर सकते हैं, आप सेंसर्स इंटरफेस कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो ये मकसद होता है। There's another question by Mr. Imad. Any demonstration on how to subscribe MQTT data from MySQL database? वापसी रिपीट कीजिएगा कि MySQL डेटाबेस से डेटा लेके आपको। Yes, sir. इन्होंने पूछा है any demonstration on how to subscribe MQTT data from MySQL database? अच्छा, MySQL डेटाबेस पे क्योंकि आपका डेटा स्टोर हो रहा होगा, अब आपको डेटा वहां से MQTT यूज करने का मकसद ये होता है कि आपको या तो किसी डिवाइसेस से कम्युनिकेट करवाना है, रीड करवाना है डेटा, या फिर डेटा क्लाउड पे भेजना है। अगर SQL का डेटा कोई क्लाउड पे भेजना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर डेटाबेसेस के अंदर MQTT कनेक्टर्स होते हैं, उसको यूज करते हुए क्लाउड यूज कर सकते हैं। अदरवाइज नोड-रेड का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि आप नोड-रेड पे एक SQL का ब्लॉक लें और एक क्लाउड का ब्लॉक लें, आपस में लिंक करें और डेटा क्लाउड पे MySQL का डेटा जाना शुरू हो जाएगा। आप बीच में पाइथन भी यूज करते हैं, लेकिन बीच में कोई ना कोई सर्विस आपको यूज करनी पड़ेगी। कुछ डेटाबेसेस में डायरेक्ट MQTT कनेक्टर अवेलेबल होता है, कुछ में नहीं होता। और ट्यूटोरियल, जहां तक बात है, मेरे पास ट्यूटोरियल नहीं है फिलहाल, लेकिन आपको यूट्यूब पे इजीली मिल जाएंगे। Sir, एक और सवाल है by Mr. Mohammed Waqas. Kindly repeat the terms publish and subscribe, and can we also send the data from cloud to sensor? ओके, मैं बता देता हूँ। MQTT का जो मॉडल है, MQTT काम करता है पब्लिश सब्सक्राइब पे। मतलब ये होता है पब्लिश सब्सक्राइब का कि आप अगर डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे पब्लिश कर रहे हैं, मतलब सेंड कर रहे हैं। पब्लिश का मतलब है सेंड कर रहे हैं डेटा, और सब्सक्राइब का मतलब है डेटा रिसीव कर रहे हैं। तो सिंपली ये मीनिंग है पब्लिश सब्सक्राइब की। इस मॉडल पे काम करता है, इसको पब सब भी कहते हैं कि बहुत सारी डिवाइसेस MQTT ब्रोकर या MQTT सर्वर, ब्रोकर या सर्वर दोनों टर्म आप यूज कर सकते हैं। उसका मकसद ये होता है वो आपस खुद ब्रिज बनता है। तो जितने भी फॉर एग्जांपल मेरा मोबाइल फोन है, आपका मोबाइल फोन है, आपके घर में सेंसर लगे, मेरे पास सेंसर लगे हैं, तो सब डेटा एक MQTT ब्रोकर पे भेज रहे होंगे, पब्लिश कर रहे होंगे, और दूसरे जो क्लाइंट होंगे, किसी और का मोबाइल है जिसपे वो टेम्परेचर डिस्प्ले करवाना है, वो MQTT क्लाइंट है, वो उसको सब्सक्राइब कर रहा होगा डेटा को। तो सेंसर जो है डेटा पब्लिश करते हैं। अच्छा, सेंसर रिसीव नहीं करते, वो कंट्रोलर डेटा रिसीव करता है, क्योंकि सेंसर्स का काम तो फिजिकल पैरामीटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके वो डेटा सेंड करना। ठीक है, तो कंट्रोलर पे डेटा सेंड होता है, उसके थ्रू क्लाउड पे MQTT से जहां भी हमने करना है वो सेंड कर सकते हैं, और रिसीव करना है तो कंट्रोलर पे डेटा रिसीव होगा। Sir, Mr. Manzoor Ahmed is asking, how do we know what our local host number is? लोकल होस्ट तो यही होता है जो पोर्ट नंबर है ना, जैसे नोड का लोकल होस्ट है या MQTT ब्रोकर का लोकल होस्ट होता है,
या स्काडा अक्सर लोकल होस्ट पे चल रहा होता है, तो जो भी आप यूज कर रहे हैं वो आपको पोर्ट बता देते हैं। आप लिखते यही है वेबसाइट ऊपर जाके ब्राउजर में कि लोकल होस्ट, फिर कॉलन लगाते हैं, फिर आगे जो पोर्ट होती है वो डिफरेंट होती है सबकी। नोड-रेड की डिफरेंट होती है, ब्रोकर की डिफरेंट होती है, स्काडा की डिफरेंट होती है। इस तरह से वो लोकल होस्ट पे चल रहा होता है। फायदा ही होता है कि बजाय कि हम लोग उसको जावा पे चलाएं, क्योंकि जावा एक एप्लीकेशन है, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर बनते हैं, वो ज्यादा यूसेज लेता है। तो ये वेब बेस्ड आजकल सारी चीजें आ गई हैं, लोकल होस्ट पे चल रही होती हैं। इनको कॉन्फ़िगर करना, ये बड़ी लाइट वेट होती हैं, इस्तेमाल करना बड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए। Sir, Mr. Nomeer is asking, what is the difference between Node-RED and Node.js? ओके, Node.js जो है वो बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए Node-RED बनाया हुआ। जब Node-RED इंस्टॉल करते हैं तो Node.js की एप्लीकेशन, Node.js की सर्विस इंस्टॉल करनी पड़ती है। MSI एप्लीकेशन मेरे ख्याल से होती है। उसका मकसद यही होता है कि हम लोग Node-RED को रन कर सकें। तो Node.js के ऊपर ये लैंग्वेज बनी हुई है Node-RED, और वो मतलब हम लोग यूज इस तरह से कर रहे होते हैं। तो Node-RED एक फ्लो बेस्ड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जो Node.js यूज करते हुए बनाया गया। और Node.js आपको पता है टेक्सचुअल जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है। Okay. Sir, Mr. Shoaib Ali has asked, is LabVIEW also a graphical programming? हाँ, LabVIEW भी ग्राफिकल प्रोग्रामिंग है, टेस्टिंग और उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। इंडस्ट्री में काफी कम यूज होता है। लास्ट टाइम भी मुझे याद है स्पार्को का एक प्रोजेक्ट था, तो उसमें स्पार्को कुछ यूज कर रहा था इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन सिस्टम के लिए। तो इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंडस्ट्री में तो एप्लीकेशंस इतनी ज्यादा नहीं है। So Mr. Muzammil Ahmed has asked, can Simulink be used instead of Node-RED? सिमुलिंक का मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। आई बिलीव जहाँ तक मुझे याद है कि वो सिमुलेशन का सॉफ्टवेयर था। एक सीमेंस का भी आता है सिमुलिंक, और एक मेरे ख्याल से और भी था। तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कौन से वाले सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, बट Node-RED डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, सिमुलिंक वो डिफरेंट है। So Mr. Shoaib Ali has also asked that, can we use LabVIEW in place of Node-RED? नहीं, वो यूज नहीं कर सकते। दोनों बहुत डिफरेंट दोनों का बहुत डिफरेंट पर्पस है। जब आप लोग को ये चीज थोड़ी सी जब क्लियर होगी, जब आप Node-RED खुद यूज करेंगे, आप लोग को आइडिया हो जाएगा। क्योंकि Node-RED पे काफी सारी कंफ्यूजन यही होती है, क्योंकि बहुत कम यूनिवर्सिटीज में या इंडस्ट्रीज में आजकल इस्तेमाल होता है, खासतौर पर पाकिस्तान में। तो जब आप लोग यूज करेंगे, थोड़ी सी प्रोग्रामिंग इस पे करेंगे, तो आप लोग को ये चीज काफी क्लियर हो जाएगी। Sir, Ms. Navira Khan has asked, kindly explain the difference between Node-RED and Mosquito. Node-RED एक फ्लो बेस्ड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे हम लोग पाइथन C++ यूज करते हैं। ठीक है, वो टेक्सचुअल होता है। Node-RED ग्राफिकल है, ये चीज ध्यान में बिठा लें। मॉस्क्यूटो जो है वो MQTT ब्रोकर है। उसका काम ये होता है MQTT कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना। मैंने बताया था हम लोग IoT के अंदर, डबल IoT के अंदर, क्योंकि MQTT यूज करते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको ब्रोकर यूज करते हैं। तो वो MQTT ब्रोकर है। MQTT ब्रोकर का ये काम होता है जितनी भी डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, IoT की, उसको आपस में लिंक कर सकें। तो वो ब्रोकर वो काम करता है, और प्रोग्रामिंग Node-RED के जरिए हम लोग उसको प्रोग्राम करते हैं, या पाइथन के जरिए भी करवा सकते हैं। स्टूडेंट ने सवाल पूछा है, स्क्रीन नजर नहीं आ रही क्योंकि मैं QA सेशन ले रहा हूँ अभी। समीर मेरे ख्याल से Node-RED से ट्राई कर रहे थे, लेकिन Node-RED की सर्विस क्लाउड के साथ स्टैब्लिश नहीं हो रही थी मेरे ख्याल से, क्योंकि IBM क्लाउड का अक्सर इशू आ जाता है। तो वो मेरे ख्याल से अगर आ गए होंगे तो वो स्टार्ट कर देंगे, अगर उन्होंने स्टैब्लिश कर ली। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस। तो इसके अलावा सवाल मैं खुद पढ़ लेता हूँ, व्हाट इज MQTT मेनली यूज फॉर। मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया है कि हम लोग डिवाइसेस की कम्युनिकेशन के लिए उसके अंदर हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। और MQTT मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कराने के लिए इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। और जितनी भी IoT की चीज़ें होती हैं, IoT की डिवाइसेस होती हैं, उसके अंदर हम लोग MQTT यूज़ कर रहे होते हैं। स्मार्ट होम हो गया, स्मार्ट सिटी हो गया, जहाँ भी इस तरह से डिवाइसेस यूज़ हो रही होती हैं। इसके अलावा Node-RED एंड मॉस्क्यूटो का मैं डिफरेंस बता चुका हूँ। नोड और Node.js का बता दिया, लोकल होस्ट का मैंने बता दिया। इसके अलावा कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं चैट के अंदर। There is a question, what is analog input for PLC? Its practical examples asked by a student. एनालॉग इनपुट जो है, मैंने बताया था आपको कि हमारे पास डिजिटल इनपुट्स होते हैं, डिस्क्रीट इनपुट्स जो ऑन ऑफ पे काम करते हैं, कि लॉजिक हाई है या लॉजिक लो है, या आपके पास प्रॉक्सिमिटी स्विचेस हैं, लिमिट स्विचेस हैं, या हमारे पास जैसे बटन्स होते हैं वो ऑन ऑफ पे काम कर रहे होते हैं, या तो फुली ऑन होता है या फुली ऑफ होता है। एनालॉग के अंदर हमारे पास ऐसी चीजें जो परसेंटेज बेस्ड मेजरमेंट्स होती हैं,
जैसे कि टेम्परेचर है वो ऑन ऑफ पे तो नहीं मेंशन हुआ, ऐसा नहीं होगा 0 डिग्री हो या 100 डिग्री हो, वो 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा। इस तरह से वो ग्रेजुअली इंक्रीज या डिक्रीज करता है, तो परसेंटेज बेस्ड मेजरमेंट आ जाती है टेम्परेचर में, प्रेशर में, फ्लो में। तो इन मेजरमेंट्स के लिए हम लोग एनालॉग यूज करते हैं, सिग्नल जनरेट करता है 0 to 10 वोल्ट या 4 to 20 मिली एम्प्स का। फॉर एग्जांपल अगर 0 टेम्परेचर है तो 0 वोल्ट का सिग्नल देगा, 100 डिग्री है तो 10 वोल्ट का देगा, इसी तरह 10, 20, 30 पे 1, 2, 3, 4 वोल्ट देगा। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने फैक्ट्री आईओ पे सीमेंस के साथ यूट्यूब चैनल पे करके दिखाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। उस पे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से इसको आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो उसकी डेमोन्स्ट्रेशन यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। So there's another question. Why is the input-output ratio is 3/2 in PLCs? Why the input-output ratio is 3/2 in PLCs? अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि इनपुट ज़्यादा होते हैं आउटपुट कम होता है, तो ज़रूरी नहीं है ऐसा। कुछ में इनपुट आउटपुट बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मेजरमेंट्स क्योंकि इनपुट की होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मोटर लगी है तो उसमें हो सकता है करंट का सेंसर हो, वोल्टेज का सेंसर हो या टेम्परेचर का सेंसर हो। इनपुट्स काफ़ी सारे हो सकते हैं और आउटपुट नॉर्मली हमारे पास मोटर को ऑपरेट करने के लिए हम लोग कॉन्टैक्टर पे आउटपुट दे देते हैं, रिले से कॉन्टैक्टर पे पीएलसी के जरिए। ठीक है, तो इस वजह से अगर आपका ये सवाल है तो ये होता है कि जनरली हमारे पास इनपुट ज़्यादा होते हैं, आउटपुट कम होते हैं। So Mr. Asad has asked, can we use Raspberry Pi as MQTT broker? हाँ बिल्कुल, जैसे आज हमने एग्जांपल किया कि मैंने कंप्यूटर में MQTT मॉस्क्विटो हमने किया हुआ है, तो इसका मतलब कंप्यूटर हमारा MQTT ब्रोकर बन रहा है कि अगर आपके घरों में जो भी डिवाइसेस होंगी, आप मेरे डेटा पे कंप्यूटर में भेजना चाहें तो मेरे कंप्यूटर पे भेज सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने पास मॉस्क्विटो किया हुआ है। मैं एक पब्लिक आईपी जनरेट करूंगा, उस आईपी पे आप लोग सब मेरे उस पर डेटा भेज सकते हैं। यही ब्रोकर क्लाउड पे भी होता है, क्लाउड पे आप डेटा भेज सकते हैं अपना। ठीक है, पब्लिक MQTT ब्रोकर हमने एक सर्विस जनरेट कर दी क्लाउड पे, और यही ब्रोकर रास्पबेरी पाई में भी यूज कर सकते हैं, जिस पे आप करते हैं। तो रास्पबेरी पाई MQTT ब्रोकर एज ए MQTT ब्रोकर यूज होता है, बिल्कुल। There's another question. How can industrial automation companies use MQTT? इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से जब हम लोग डबल IoT की तरफ ट्रांजिशन करते हैं तो उसमें हमारे पास MQTT यूज हो जाता है। अभी भी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर नीचे प्रोटोकॉल जो है वो प्रॉफिनेट, इथरनेट, IP या OPC UA यूज होता है। जब हमें क्लाउड पे डेटा भेजना होता है तो उस पे MQTT सपोर्टेड है, तो लोग फिर MQTT यूज करते हुए इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में क्लाउड पे डेटा भेजते हैं, तो जनरली डबल IoT की तरफ आ जाता है। So there's another question by Mr. Muzammil. Can two MQTT brokers be connected with each other? If yes, हाँ, then which data will be published first? देखें, दो हम लोग कास्केड करके दो ब्रोकर्स यूज कर सकते हैं। एक होता है रिडंडेंसी के लिए कि अगर एक ब्रोकर मेरा बैठ जाता है तो मैं दूसरा MQTT सर्वर या MQTT ब्रोकर यूज कर सकूं, या आपको लगता है कि एक पे ज़्यादा बर्डन आ सकता है तो आप दो भी यूज कर सकते हैं। और उसके ऊपर आपके ऊपर है कि आप प्रायोरिटी किस तरह से रखते हैं, आप पहली प्रायोरिटी किसको देते हैं, दूसरी प्रायोरिटी किसको देते हैं, तो वो सारी आपकी प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंड करता है। Okay, sir, there's another question by Mr. Mohammad Waqas. How can we use Raspberry Pi with Node-RED? How can we use Raspberry Pi with Node-RED? आप Raspberry Pi देखो, Raspberry Pi भी जो कंप्यूटर है ना, उसके अंदर विंडोज डिफरेंट है। बस हमारा जो कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं विंडोज 10 है, और जो Raspberry Pi है वो भी एक कंप्यूटर है। उसके अंदर कीबोर्ड, माउस, वैसी सब चीजें कनेक्ट हो जाती हैं, और उसके अंदर Raspberry चल लिया। तो जैसे Node-RED कंप्यूटर में इंस्टॉल किया, इसी तरह Node-RED उसमें इंस्टॉल होगा। बस उसमें उस Raspberry Pi जो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर में फायदा ये कि उस पर सेंसर्स आप डायरेक्टली इंटरफेस कर सकते हैं, लगा सकते हैं। कंप्यूटर पे हम लोग ये चीज नहीं लगा सकते। इसलिए ये डिफरेंस है। Sir, Mr. Nomir has asked, can mobile phones also be used as MQTT broker? मोबाइल फोन देखो, अब मैं थोड़ी देर बाद सवाल आएंगे कि मैं अपनी घड़ी यूज कर लूँ MQTT सर्विस में, तो इसका एप्लीकेशन डिपेंड करती है आप मोबाइल पे यूज करके करोगे क्या है। मोबाइल जो है, अगर आपने कोई वेब सर्वर या जावा ऐप बनाई हुई है, एंड्रॉइड ऐप, तो आपकी ये MQTT क्लाइंट जरूर एक्ट करती है, कर सकती है एज ए MQTT क्लाइंट, कि आप डेटा सब्सक्राइब कर रहे हो, ठीक है, और या कोई कंट्रोल करना है तो डेटा पब्लिश कर रहे हो। लेकिन इस पे अगर आप बात करो कि MQTT सर्वर, MQTT ब्रोकर यूज करने का, तो उसका कोई तुक नहीं बनता। तो इससे Sir, last question. Mr. Haris has asked, what is debugging in PLC? डीबगिंग का मकसद यही होता है, अगर कोई प्रोग्राम में बग्स आ जाएं या कोई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में बग्स आ जाएं तो आपको रिमूव करना हो उसके अंदर। तो यही मकसद है डीबगिंग का। मोस्टली हम लोग इसको ट्रबल शूटिंग का नाम कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ट्रबल शूटिंग में सारी चीज़ें आ जाती हैं, हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर वगैरह।
तो जब भी कोई एरर्स आते हैं हमारे पास पीएलसी से हम लोग सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन ले लेते हैं और उसमें डायग्नोस्टिक का एक ऑप्शन होता है जैसे सीमेंस में, उसमें जाके चेक कर लेते हैं, वो बता देता है कि हार्डवेयर में इशू है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में इशू है, कहाँ पे इशू है, तो फिर उसको करेक्ट करने की कोशिश हम लोग करते हैं। एक और सवाल है, मैं पढ़ लेता हूँ। हाउ कैन वी सेंड डेटा ऑफ आवर सेंसर्स टू द क्लाउड डायरेक्टली? देखें, क्लाउड एमक्यूटीटी एक्सेप्ट करता है, ठीक है। सेंसर्स में डायरेक्टली एमक्यूटीटी हो, सेंसर में एमक्यूटीटी और वाईफाई हो तो डायरेक्टली भी भेज सकता है। अगर नहीं है उसके अंदर, सही है, तो हमें बीच में कोई ना कोई कंट्रोलर लगाना पड़ेगा, जैसे आर्डिनो है या रास्पबेरी पाई, ताकि फिर डेटा क्लाउड पे भेज सकते हैं। एमक्यूटीटी और एचटीटीपी में से एमक्यूटीटी बेहतर है डिवाइसेस के लिए, ठीक है। एचटीटीपी भी हम लोग यूज करते हैं, बट इंडस्ट्रियल लेवल पे हम लोग एमक्यूटीटी यूज करते हैं, क्योंकि जितनी भी डिवाइसेस आती हैं इंडस्ट्री की, पीएलसी हैं या आर्डिनो रास्पबेरी पाई, ये सब एमक्यूटीटी सपोर्टेड होता है। इसके So अलावा Mr. Asad has asked, sorry. आप अब बोलें सवाल। Sir, I'm saying Mr. Asad has asked the sensors are to be connected to MQTT or Mosquito server. The sensor are connected to MQTT or Mosquito server. देखो, मॉस्क्यूटो सर्वर तो यूज ही हम लोग MQTT कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए कर रहे हैं, तो प्रोटोकॉल MQTT यूज हो रहा है, जो सॉफ्टवेयर हम सर्विस जो यूज कर रहे हैं मॉस्क्यूटो सर्विस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समीर आपने ज्वाइन कर लिया? यस सर। आप स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं, फिर मैं जी जी सर, अपना स्टार्ट लेते हैं। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो हम स्टार्ट लेते हैं। तो हमारा जो काम रिमेनिंग था पिछली दफ़ा, हमने क्या किया कि हमने नोड रेड और मॉस्क्यूटो को आपस में कम्युनिकेट करा। कुछ लोगों का सवाल ये है कि मॉस्क्यूटो को हम किसी भी कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। बिल्कुल इंस्टॉल कर सकते हैं, वो चाहे आपका पीसी ही क्यों ना हो, आपका मैक कंप्यूटर हो, आईफोन कंप्यूटर हो, या आपका कोई रेस्पियन ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्यों ना चल रहा हो। इट्स अप टू यू। आप किसी भी कंप्यूटर के अंदर, आप जैसे कि यहाँ पे मैंने मॉस्क्यूटो इंस्टॉल्ड है, वहाँ पे भी सेम वही तरीका है इंस्टॉल करने का, ठीक है। मॉस्क्यूटो से भी कर सकते हैं आप, और विद यूजिंग नोड-रेड के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें स्टार्ट लेते हैं। अब क्या करना है, हमारा डेटा सपोज करें हमारे पास बिल्ट इन है। अब जो डेटा है वो मैं सेंड करना चाह रहा हूँ क्लाउड के थ्रू, ठीक है। अब क्लाउड कौन सा यूज करें, पहली बात ये होती है। तो सबसे पहले जो क्लाउड यूज करते हैं वो हम हर डायमेंशन से देखना चाहते हैं कि वो हमारे लिए फीजेबल हो। जो पहला क्लाउड होता था, जो हम बहुत पहले यूज करते थे, वो ब्लिंक एप्लीकेशन होती थी, जो कि वो भी एक क्लाउड में आती थी। लेकिन वो क्यों हमारे लिए बेहतर प्रेफरेंस नहीं थी, क्योंकि एक तो इसमें प्रॉब्लम ये थी कि उसमें मल्टीपल आप डिवाइसेस ऐड नहीं करवा सकते, मल्टीपल डेटा आप फ्रीज नहीं करवा सकते। आप सपोज करिए इंडस्ट्री में यूज नहीं हो सकता, इंडस्ट्री में 6-7 थोड़ी सर्वर या सेंसर लग सकते हैं। आप मल्टीपल सेंसर्स कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम ब्लिंक को यूज नहीं कर सकते। देन हमारे पास जो बेहतर ऑप्शन होता है वो फायरबेस का होता है। फायरबेस बहुत अच्छा ऑप्शन था, लेकिन इसमें हम रियल टाइम डेटा भी यूज कर सकते हैं। रियल टाइम डेटा भी आपका डिस्प्ले हो जाता था, और आप उसके साथ किसी भी क्लाउड को भी कनेक्ट कर सकते थे। तो अच्छा प्लेटफॉर्म था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जैसे कि उसने हमने डिस्कस किया MQTT और HTTP का डिफरेंस। तो जो बैकएंड पे फायरबेस के चल रहा है वो HTTP चल रहा है, तो इसी वजह से हम इसे प्रेफरेंस नहीं देते, क्योंकि HTTP की वजह से हम इंडस्ट्री में से यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमारे पास 100 या 150 सेंसस लगे हुए, वो एट अ टाइम सेंड नहीं कर सकते डेटा। या तो हमारा सर्वर ब्रेक डाउन हो जाएगा, हमारा लोकल फायरबेस नहीं चल पाएगा, या हमारे एंड से प्रॉब्लम आ जाएगी। तो दोनों ऑप्शन है, इस वजह से हमने फायरबेस भी यूज़ नहीं करा। देन हम यूज़ करते हैं थिंग स्पीक। थिंग स्पीक आपने देखा होगा, मैटलैब मैथवर्क का प्लेटफॉर्म है, तो थिंग स्पीक भी मैथवर्क का प्लेटफॉर्म है। ये बहुत फिजिबल था, आप सेंसर्स पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, रियल टाइम पे डेटा यूज़ कर सकते हैं, MQTT पे भी चलता है वो। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि उसके बैकएंड पे कोई डेटा स्टोर की एप्लीकेशन नहीं थी। हम किसी जगह डेटा अपना स्टोर नहीं करवा सकते, क्योंकि हमारा IoT का काम ये भी है कि हम डेटा स्टोरेज भी दे सकें। तो इसके लिए हमने थिंग स्पीक को भी यूज़ नहीं करा। देन जो लास्ट और बेस्ट क्लाउड है वो IBM क्लाउड है। IBM क्लाउड ने क्या फैसिलिटीज दी, वो IBM क्लाउड ने आपको हर एक ऑप्शन दिए। जैसे कि हमने MQTT की बात की, MQTT भी इसके अंदर यूज हो सकता है, यूज होता है बल्कि। देन हम इसके अंदर रियल टाइम डेटाबेस भी दिखा सकते हैं, और डेटा सेव भी करवा सकते हैं। और एक प्लस पॉइंट इसमें एक और चीज़ भी है कि इसके अंदर भी नोड-रेड है। अगर आपको नोड-रेड से और भी कम्युनिकेशन करवानी है, तो आप इसको डायरेक्टली नोड-रेड इसके अंदर भी बिल्ट इन है,
तो हमें इंस्टॉल करने की किसी पीसी में ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम उसका Node-RED भी यूज़ कर सकते हैं और आगे किसी जगह पे भेज सकते हैं। प्लस IBM के अंदर एक और फिजिबिलिटी और जो एक अच्छी चीज़ है, वो एक मशीन लर्निंग मॉडल भी तैयार करके दे सकता है। आप उसके आगे कोई पाइथन की स्क्रिप्ट बना सकते हैं या कोई मशीन लर्निंग का मॉडल बना सकते हैं या इसका खुद का एक मॉडल्स जो पेड सर्विसेज है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो यूज़ करेंगे वो क्लाउड, IBM क्लाउड यूज़ कर रहे हैं। मैंने Node-RED के साथ इस वजह से कनेक्ट नहीं किया क्योंकि Node-RED और IBM क्लाउड के बीच में कुछ इश्यूज आ रहे हैं कुछ दिनों से। तो अब हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट अब पाइथन स्क्रिप्ट बनाते हैं क्योंकि हमारे पास दोनों ऑप्शन है, Node-RED के थ्रू भी भेज सकते हैं, पाइथन स्क्रिप्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं। तो हम एक पाइथन स्क्रिप्ट बनाएंगे, देन हम डायरेक्ट रियल टाइम पे अपना डेटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड करेंगे। और ये पाइथन स्क्रिप्ट से आप कोई भी डेटा ले सकते हैं, DHT लेवल सेंसर का डेटा ले सकते हैं, कोई भी डेटा का ले सकते हैं और कोई भी किसी भी तरीके से ले सकते हैं, या तो PLC के थ्रू या तो रास्पबेरी पाई के थ्रू। तो हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं क्लाउड यूज़ कर रहा हूँ, क्लाउड IBM क्लाउड। तो मैं cloud.ibm.com पे जाऊँगा, ये इसकी वेबसाइट है, then मैं इसे क्लिक करूँगा। इसे क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके का विजुअलाइजेशन आती है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप अकाउंट क्रिएट करेंगे। मैं इसे बता देता हूँ किस तरीके से क्रिएट करते हैं। Participants, our esteemed speaker is having internet issues, so can you please wait for a little bit? Thank you.
I would like to remind you all that Sir Samir is having some internet issues, so kindly wait in the session and don't leave it. सॉरी फॉर द इंटरप्शन। पीसी में नेट का इशू आ गया था, तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। तो हम लास्ट बात करते हैं क्लाउड को कैसे कनेक्ट करना है। तो यहाँ cloud.ibm.com पे जाऊंगा।
यहाँ पे जाने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की GUI एप्लीकेशन आएगी। अच्छा, इससे पहले आपको क्रिएट अकाउंट करना होगा। आप पहले अकाउंट बनाएंगे, इसके बाद आपके पास ये विजुअलाइजेशन आएगी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास पहले से अकाउंट बना हुआ था, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ चुका हूँ। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिसोर्सेज का ऑप्शन है, तो मैं रिसोर्सेज के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब जो मेरा पहला टास्क ये है कि मैं अपने पाइथन स्क्रिप्ट के थ्रू डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजने जा रहा हूँ क्लाउड पे। वो क्लाउड कौन सा होगा? वो क्लाउड होगा IoT प्लेटफॉर्म। IoT क्लाउड की एक अलग से अलग अलग मल्टीपल प्लेटफॉर्म से, जैसे कि क्लाउडेंट आ गया। क्लाउडेंट हम लोग यूज करेंगे डेटाबेस के लिए, तो हम क्लाउडेंट यूज करेंगे। समीर, आपको आवाज आ रही है मेरी? अगर हमें कोई IoT प्लेटफॉर्म यूज करवाना है, जैसे रियल टाइम डेटाबेस यूज करवाना है, तो हम लोग और IoT दोनों सेम चीज है। तो अगर हम क्लाउडेंट को क्रिएट कर लेते हैं, ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है। समीर, आपको आवाज आ रही है ठीक है, मेरी? हम रिसोर्सेज पे चले गए। जी जी सर, आवाज आ रही है। अच्छा, अगर इंटर वाईफाई इशू कर रहा है ना माइंडस्टॉर्म में, तो हॉटस्पॉट आप ट्राई कर सकते हो अगर फिर से इशू करता है तो। और क्योंकि टाइम जी शॉर्ट जी है, सर, मैं आप टाइम शॉर्ट है, तो आप डायरेक्टली क्लाउड को बिल्कुल डिवाइस के साथ, जो भी डिवाइस आप यूज करें वो कनेक्ट करवा दो क्लाउड, एंड फिर हम लोग यूट्यूब पे स्टूडेंट्स के लिए डाल देंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से वो काफी इशू आ जाएगा फिर नेट के ना। ओके, थैंक यू। ठीक है सर। ठीक है, मुझे 1 मिनट दें, मैं एक दूसरे इंटरनेट से कनेक्ट करके दोबारा से ज्वाइन करता हाँ, आप रिकनेक्ट कर लो हॉटस्पॉट से। हूँ। ओके सर, थैंक यू। We are facing some technicality issues. It's a kind request to please observe some patience. We will soon be back on track.
Assalamualaikum everyone. We will be sharing a quiz link in the chat box. Kindly attempt that quiz at the moment while we're trying to fix the technicality. It will be a general quiz, not very hard. It will be based on yesterday's session. Kindly everyone attempt it. Everyone, we will be sharing a quiz link in just a minute. It will be a general quiz based on yesterday's session. Please attempt that quiz in order to secure your e-certificates while we're trying to fix the technical issue. Participants, the quiz link has been shared within the chat box. So in the meantime, you can go and attempt the quiz. Thank you. Kindly do remember that it is mandatory to attempt the quiz, and only those participants who get 50% or more marks will be provided with the e-certificates within a week. Thank you.
आवाज़ आ रही है? Yes, you are audible. Yes. ओके ओके, तो स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, तो लास्ट टाइम वहाँ पीसी का थोड़ा सा इशू आ गया था। हम थोड़ा सा यहाँ पे चले जाते हैं, तो cloud.ibm.com। ठीक है, देन यहाँ पे हम IBM क्लाउड पे जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये विजुलाइजेशन आ जाएगी। यहाँ पे मेरे पास अकाउंट पहले से बिल्ड है, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। पासवर्ड, हमने IBM क्लाउड कनेक्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब रिसोर्सेज पे जाएंगे। ये हमारे पास रिसोर्सेज लिस्ट बनी हुई है बहुत सारे, क्योंकि आप न्यू होंगे तो आपके पास लिस्ट नहीं होगी। ठीक है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी IoT प्लेटफॉर्म को डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि IBM IoT के साथ प्रॉब्लम ये है कि IBM IoT के साथ इशू ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही कोई भी डिवाइस, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अभी मैंने डिलीट कर दिया है, तो क्रिएट रिसोर्सेज पर जाऊँगा। क्रिएट रिसोर्सेज पर जाने के बाद आपके पास कैटलॉग आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे टाइप करना है इंटरनेट ऑफ थिंग प्लेटफॉर्म, देन इसे एंटर करना है। ठीक है, तो हमें इंटरनेट ऑफ थिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें देनी है, जैसे कि सपोज करें यहाँ पे सर्विस का नाम देना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रैक्टिस के नाम से। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अब क्रिएट का बटन क्लिक करना है। अगर आप सेकेंड टाइम इस चीज़ को बना रहे हैं तो आपको एरर दे देगा और कहेगा कि आपने फ्री वर्जन यूज़ कर लिया है, आप पेड वर्जन पर आप चले जाए। तो ये क्योंकि मेरा फ्री वर्जन है, एक ही यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा फ्री वर्जन यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रैक्टिस IoT के नाम से बन चुकी। देन यहाँ पे मुझे लॉन्च का बटन क्लिक करना है। लॉन्च का बटन क्लिक करने के बाद आपके पास एक पेज री ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये IoT प्लेटफॉर्म के अंदर एक बग है। वो बग क्या है, वो आपको दोबारा से रिवर्ट कर देता है और दोबारा से लॉगिन का कहता है कि आप लॉगिन दोबारा से करें। तो दोबारा से लॉगिन कर देते हैं। देखिए, ये सेशन एक्सपायर का ऑप्शन दे दिया और दोबारा से लॉगिन कर देंगे। यहाँ से हम लॉगिन कर देते साइन इन।
ठीक है, साइन इन हो चुका। देन मैं यहाँ पे ब्लूम एक्स फ्री पे जाऊँगा। देन यहाँ पे जाने के बाद आप देख सकते हैं मेरे पास कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं है। डिवाइस का मतलब ये है कि कोई भी आप सर्वर या कोई भी आप कंप्यूटर या रेस्पबेरी पाई या ESP या नोड MCU आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप पहले इस पर क्रिएट करेंगे ताकि आप उस पर कनेक्ट कर सकें। तो इसे क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ऐड डिवाइस पे जाऊँगा। ऐड डिवाइस पे जाने के बाद आप यहाँ पे कोई नाम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैं रेस्पबेरी रख देता हूँ, ठीक है, और डिवाइस आईडी रख दे ABCD रख देते हैं ताकि आसान हो जाए। फिर मैं नेक्स्ट कर दूंगा। आपको यहाँ पे कोई सीरियल नंबर वगैरह नहीं देना, नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे या तो ऑथेंटिकेशन आप खुद क्रिएट कर दें या तो आप कह दें कि और खुद ब खुद क्रिएट हो जाए, तो ये ऑप्शनल है, आप ना भी क्रिएट करें। तो नेक्स्ट करूँगा, देन फिनिश करो। आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ क्रेडेंशियल्स आ चुके हैं। वो क्रेडेंशियल्स क्या है, मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन नेम, ये ऑर्गेनाइजेशन नेम आपका यहाँ से डिस्प्ले हो रहा होगा। डिवाइस का टाइप मैंने अभी जो असाइन किया, डिवाइस आईडी एंड देन ऑथेंटिकेशन टोकन, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी। अब ये इन्फॉर्मेशन मैं दूसरे एंड पे भी दूंगा, जिससे मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, यहाँ से डेटा यहाँ पे भिजवाना चाह रहा हूँ। तो क्योंकि मैं अभी पाइथन यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं पाइथन स्क्रिप्ट बना लूँगा। मैंने यहाँ पे जुपिटर नोटबुक यूज़ कर लिया। ये जुपिटर नोटबुक एक आईडी ही है पाइथन के लिए, जहाँ जिससे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। तो जो मैं लाइब्रेरी यूज़ करूँगा IBM वॉटसन से कनेक्ट करने के लिए, वो यूज़ करूँगा पावर MQTT। पावर MQTT क्या है, एक MQTT की लाइब्रेरी है जिससे हम MQTT से कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा IBM वॉटसन MQTT से कनेक्ट होगा, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे MQTT डाउनलोड कर दिया है, इंस्टॉलेशन कर दिए। तो इस कमांड से आप इंस्टॉल कर लेंगे। तो शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करूँगा, तो आप देख सकते हैं ये रन हो रहा है। ये रन होने के बाद ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास पहले से ही इंस्टॉल्ड है, तो ये मुझे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई बताएगा। देन यहाँ पे मेरे पास ये देखिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई आ चुका। देन मेरे पास कुछ लाइब्रेरीज है, जैसे स्लीप की कमांड है, जिसमें मैं डिले पाइथन में अगर आपको डिले दे रहे हैं तो स्लीप की कमांड यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे MQTT की लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। यहाँ पे कुछ क्रेडेंशियल्स है, जो हमने वहाँ पे क्रेडेंशियल्स देखे थे, वो यहाँ पे मुझे असाइन करने होंगे। वो क्रेडेंशियल्स क्या है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन नेम, यहाँ पे भी ORG नेम लिखा हुआ है। मैं ऑर्गेनाइजेशन की जगह मैं अपना ORG नेम लिख दूँगा। तो मैं इसे कॉपी कर दूँगा और यहाँ पे इस जगह पे पेस्ट कर दूँगा। देन यहाँ पे डिवाइस टाइप है, यहाँ पे मैंने डिवाइस का टाइप क्या दी हुई है, रेस्पबेरी पाई दिया हुआ है। यहाँ पे मैं कॉपी कर दूँगा, यहाँ पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। टोकन नेम है, टोकन नेम मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैंने पूरा टोकन नेम है, इसे कॉपी कर दूँगा, देन यहाँ पेस्ट कर दूँगा। ठीक है। देन डिवाइस आईडी है, डिवाइस आईडी ABCD है, तो मैं डायरेक्ट असाइन कर देता हूँ ABCD, ठीक है। तो हमारे पास सारे क्रेडेंशियल्स मैंने असाइन कर दिए। देन यहाँ पे ये सर्वर बना हुआ है, जो ऑर्गेनाइजेशन, ये सर्वर है मेरा ऑर्गेनाइजेशन और IP के लिंक के थ्रू बना हुआ है। देन यहाँ पे मैं 2 डेटा सेंड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप मल्टीपल डेटा सेंड कर सकते हैं मल्टीपल सेंसर्स के थ्रू। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ मेरे पास 2 सेंसर लगे हुए, एक टेम्परेचर का, एक ह्यूमिडिटी का सेंसर, ठीक है। DHT11 दोनों वैल्यूज आपको दे देगा। तो यहाँ पे मैंने 2 टॉपिक्स बना दिए, एक टॉपिक PUB1, एक टॉपिक 2 रख दिया, और ये सब टॉपिक दोनों के मर्ज होके सब टॉपिक आ चुके हैं। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन है और टोकन आईडी थी जो हमने वहाँ असाइन कर दी। देन यहाँ पे मैंने क्या करा, क्लाइंट से कनेक्ट करें, क्योंकि मेरे जो PC है वो क्लाइंट है और जो मेरा क्लाउड है वो मेरा सर्वर है। तो मैं क्लाइंट से कनेक्ट करने के लिए क्लाइंट आईडी दे दी। क्लाइंट आईडी आप कुछ भी दे दे सकते हो। तो यहाँ जो इसका पासवर्ड है वो टोकन और ऑथेंटिकेशन मेथड इसका पासवर्ड है। देन सर्वर इसकी
कनेक्शन आईपी है, यहाँ पे जो सर्वर नेम था हमारा, इससे कनेक्ट करना है मुझे। फिर मैंने बताया था यहाँ पे MQTT से कनेक्ट करने के लिए 103 पोर्ट होती है, और 60 इज़ अलाइव। अलाइव का मतलब होता है कि कितने सेकंड तक वो वेट करे कि मेरा डेटा वहाँ विजुलाइज हो जाए। तो यहाँ पे मैं टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के नाम से एक वेरिएबल बना दिया, जिसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दी है 1। मैंने यहाँ वाइल ट्रू चलाया है, जिसमें यहाँ पे मैंने टॉपिक 1 के अंदर टेम्परेचर की वैल्यू जा रही है, और टॉपिक 2 के अंदर मेरे पास ह्यूमिडिटी की वैल्यू जा रही है। देन जब ये चीज़ चले जाए तो मेरे पास प्रिंट आ जाए पब्लिश के नाम से, देन ये कनेक्ट रहेगा हमेशा के लिए। तो मैं यहाँ पे चले जाता हूँ और इसे दोबारा से कनेक्ट कर देता हूँ। अभी देख सकते हैं आप डिस्कनेक्ट है। मैं अभी इसे रन करूँगा तो आप देख सकते हैं पब्लिश हो रहा है। इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, ये कनेक्ट इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि सिक्योरिटी हमें मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शनल क्रिएट करना होगा ताकि डेटा यहाँ पे भेज सकें हम लोग। तो मैं इसे सेव कर दूँगा। ठीक है, फिर हम देख सकते हैं, इसे दोबारा से रन कर देते हैं ताकि आसानी हो जाए। ठीक है, आपके पास कनेक्ट हो चुके हैं। एंड देन रिसेंट डिवाइस में आप देख सकते हैं मेरे पास इवेंट्स भी विजुलाइज हो रहे होंगे कि जो मेरे पास डेटा वहाँ जा रहा है वो मेरे पास वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो यहाँ पे डेटा किस बेसिस पे जा रहा है, मैंने 5-5 सेकंड का डिले लगाया हुआ है। यहाँ पे रन टाइम पे देखूंगा तो बहुत सारा डेटा हो जाएगा, इस वजह से मैंने एक एक करके डिस्प्ले करवाया है। और यहाँ पे मैंने इंक्रिप्शन लगाई हुई है कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी की वैल्यू 1 थी इनिशियली। देन इसके बाद क्या हुआ कि मैंने इसको एक एक करके इंक्रीमेंट करवाया है ताकि हमारे पास डेटा एक एक करके इंक्रीमेंट हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये 8 हो रहा है, देन अब अगली वैल्यू होगी 9, देन अगली वैल्यू होगी फिर 10। इस तरीके से हम यहाँ पे किसी भी सेंसर का डेटा किसी भी डिवाइस के थ्रू यहाँ पे MQTT के थ्रू ले सकते हैं। अब यहाँ पे आगे आप क्लाउडेंट लगा दें, यहाँ पे आगे कोई भी डिवाइस लगा दें तो आप आगे डेटा इसके थ्रू सेंड कर सकते हैं।
तो ये रियल टाइम डेटा विजुलाइज हो रहा है। अगर मैं इसका डेटा स्लीप बंद कर दूंगा तो ये बहुत स्पीड से जाएगा। तो मैं चेक कर लेते इसे भी करके। आप देख सकते हैं ये पब्लिश डायरेक्ट हो रहा है और अब बहुत स्पीड में वैल्यू आ रही है 5, 6, 7, 8 और रियल टाइम पे दोनों एग्जैक्ट सेम वैल्यू आ रही। तो MQTT का फ़ायदा ये है कि आप जितने मल्टीपल डिवाइस लगाएंगे वो एक एग्जैक्ट सेम टाइम पे आएगी। आप देख सकते हैं 17 एग्जैक्ट सेम टाइम पे आ रहा है, कोई भी डिले नहीं है। इस वजह से हम MQTT को प्रेफर करते हैं। HTTP में ये ड्रॉबैक था कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे जो डेटा जाएगा वो पहले इसे विजुलाइज करवा देगा, बाकी को बैकएंड पे उसके बाद प्रायोरिटी लिस्ट पे डालेगा। सो दैट्स ऑल टुडे सर। जी थैंक यू समीर। मेरे ख्याल से काफ़ी इश्यूज में फेस करने पड़े, बट Yes, sir. इट्स ओके। स्टूडेंट्स को ये नज़र आ गया होगा कि पाइथन के ज़रिए हमने क्लाउड को लिंक किया है, और सेम हम लोग नोड-रेड के ज़रिए भी क्लाउड को लिंक कर सकते हैं। बट पाइथन प्रेफर इसलिए की जाती है क्योंकि उसमें ज़ाहिर है फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है, और आप लोग को आजकल आइडिया है कि पाइथन जो है वो मशीन लर्निंग में भी यूज़ हो रही है। वो पाइथन जो है रास्पबेरी पाई में भी यूज़ हो रही है, मतलब हर किस्म का इंजीनियर आजकल पाइथन यूज़ कर रहा है। तो वो एक मस्ट लैंग्वेज बन जाती है जो कि सबको आनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर ही क्लाउड के अंदर आगे जाके एक पार्ट होता है जिसके अंदर हम फिर इसकी डेटाबेस फुल फ्लैश डेटाबेस बनाते हैं और फिर विजुअलाइजेशन करवाते हैं। बट आपने देख लिया होगा डिवाइस किस तरह से कनेक्ट होती है और डेटा और इवेंट्स किस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं। इसके लिए मैंने टीम से डिस्कशन की थी क्योंकि हमारे पास टाइम भी शॉर्ट था और कुछ डिस्कनेक्शन भी थे। तो इसका एक पूरा ट्यूटोरियल हम लोग इंशाल्लाह अपने यूट्यूब चैनल पे भी, जो मेरे नाम से राना मोहम्मद अवेस पे, उस पर हम लोग अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्यूए सेशन कर लेते हैं। जिन्होंने मेरे ख्याल से माइक ओपन कर सकते हैं वो माइक ओपन करके सवाल कर लें, तो उसमें ज़्यादा अच्छी डिस्कशन हमारी हो सकती है। Thank you, sir. Students who have any questions or queries regarding today's session, kindly raise your hand so we can unmute you. Thank you. Assalamualaikum, sir. Sir, what is the command sleep is used for? Sir, is it used for delay? Which commands? जी समीर, आप जवाब देंगे इसका? जी सर। स्लिप की कमांड, अच्छा स्लिप की कमांड इस तरह से यूज़ करते हैं जैसे आपने आर्डिनो में देखा होगा डिले का फंक्शन बना हुआ है। यहाँ पे हम स्लिप की कमांड यूज़ करेंगे ताकि हम लोग कुछ डिले ला सकें। इसमें जैसे वहाँ पे 1000 मिलीसेकंड, एक 1000 मिलीसेकंड का एक 1 सेकंड बनता है, यहाँ पे डायरेक्ट 1 सेकंड आप दे दें तो ये 1 सेकंड का डिले आ गया। अगर यहाँ पे 5 दे दूंगा तो यहाँ 5 सेकंड आ गया। Sir, there's a question in the chat box. There are online platforms or their softwares that can be downloaded. And one more thing is, what is the best approach for IoT and cloud for FYP level, as in final year projects? We have so many sensors and hardwares. What would you prefer? देखिए, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ही अवेलेबल है। जैसे IoT का प्लेटफॉर्म है थिंग्स बोर्ड और थिंग स्पीक के नाम से। उसमें आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। ऑब्वियसली डिवाइस से किसी डेटा भेजना है तो उसमें रास्पबेरी पाई में पाइथन चल रही होगी या नोड-रेड, और नोड MCU ESP8266 में C++ चल रही होगी। इसके अलावा क्लाउड क्योंकि प्रोफेशनल यूज के लिए यूज होता है, क्लाउड IBM यूज कर रहे हैं तो उसके साथ IBM प्लस नोड-रेड का कॉम्बिनेशन अच्छा है। अगर आप Amazon यूज कर रहे हैं, Amazon के साथ हम लोग डेटाबेस यूज करते हैं उसकी, Amazon की S3 और डेटा लेक वहाँ पे बनता है, उसके साथ हम लोग ग्राफाना डैशबोर्ड यूज करते हैं। तो डिफरेंट ऑप्शंस है। FYP के अंदर आप लोग मेरे ख्याल से IBM क्लाउड यूज कर सकते हैं, एक क्लाउड का फैक्टर इन हो जाएगा। और IoT और क्लाउड के अंदर यही है कि आपके FYP के अंदर MQTT यूज हो रहा हो, आपको मॉस्क्यूटो का पता हो, नोड-रेड का पता हो, पाइथन का पता हो, आप रास्पबेरी पाई मेरे ख्याल से उसके अंदर यूज करें, क्योंकि रास्पबेरी पाई एक ऐसी डिवाइस है कुछ हद तक वो थोड़ा बहुत इंडस्ट्री में भी यूज होता है और होम ऑटोमेशन और बाकी जगहों पे तो बहुत ज्यादा यूज होता है।
तो वो आप उसमें यूज कर सकते हैं। और आपने प्रेफरेंस पूछी है, तो मैं रास्पबेरी पाई को नोड एमसीयू पे प्रेफर करूंगा। ऑल्दो नोड एमसीयू 450 रुपए का, रास्पबेरी पाई 10 से 12,000 का, बट क्योंकि आप लोग FIP ग्रुप में कर रहे होते हैं तो वो आप इजीली आपस में मैनेज कर सकते हैं। रास्पबेरी पाई के अंदर इथरनेट का ऑप्शन होता है, लैन का ऑप्शन होता है ऑब्वियसली, तो वो आप PLC से भी इजीली लिंक कर सकते हैं और बाकी डिवाइसेस से भी लिंक कर सकते हैं। जी Sir, there's Thank you, another sir. question in the chat. Yes. Okay, Saudha, you can continue. No, All Saudha, right, thank you, Sopan. Sir, can it be done from Arduino? And if then, how can we share the data from Arduino to the cloud and visualize it? देखें, Arduino के अंदर हमें वाईफाई शील्ड यूज करनी पड़ती है। उससे बेहतर ये है कि आप ESP8266 यूज कर लें। उससे कम कॉस्ट में वो ESP8266 के अंदर वाईफाई भी है और MQTT लाइब्रेरी भी है। तो एक तो ये चीज हो गई, Arduino छोड़ दें, ESP8266 यूज करें। ESP8266 की प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, हमारे कोर्सेज ऑटोमेशन बूट कैंप के अवेलेबल हैं जो मैंने शेयर किया है। तो उसके अंदर सारे स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल हैं। आपको लगता है स्टेप बाय स्टेप की जरूरत नहीं, आप यूट्यूब पे जाके भी कर सकते हैं। तो उसके अंदर C++ के अंदर प्रोग्रामिंग यूज करते हुए हम लोग MQTT की लाइब्रेरी, क्लाउड की लाइब्रेरी अपडेट करते हैं, उसका यूजर नेम, ऑथेंटिकेशन की ये सब चीजें डालते हैं और वो क्लाउड से लिंक होता है। Thank you, आवाज sir. आ रही है? We have one more question. जी Yes, sir. Sir, apart from gauges and charts, can cloud run real-time camera screen like if we use OpenCV in Raspberry in our project? Also, can we monitor the cloud dashboard through mobiles? क्लाउड का डैशबोर्ड हम लोग जब बहुत ही प्रोफेशनल सोल्यूशन बनाते हैं तो रिएक्ट वगैरह और PHP वगैरह की सर्विस यूज कर रहे होते हैं। तो PHP के अंदर फॉर एग्जांपल हमने फ्रंट एंड वगैरह बना लिया है, रिएक्ट के अंदर बना लिया है, और इस तरह से जब हम लोग फ्रंट एंड बनाते हैं तो बैक एंड पे क्लाउड लिंक हो जाता है। ज्यादातर बैक एंड पे लोग AWS, Amazon AWS यूज करते हैं और फ्रंट एंड पे अपना वेबसाइट मतलब वेबसाइट पे डेवलप करके इस तरह से डैशबोर्ड बना लेते हैं। उसके अंदर आप कुछ भी यूज करें, नोड-रेड का डैशबोर्ड यूज करते हैं, उसके अंदर सर्टेन लिमिटेशंस होंगी, ऑब्वियसली वो फिक्स एलिमेंट्स ही आपको प्रोवाइड इसमें करेंगे। और वो ज़ाहिर आप मोबाइल से भी यूज कर सकते हैं, वेबसाइट तो कहीं से भी खुल जाती है, वो लिंक आप करेंगे वो खुल जाएगा। और जिसको अच्छा, इसके अंदर एक और सवाल है, अपार्ट फ्रॉम गैजेट कैन क्लाउड रन रियल टाइम कैमरा स्क्रीन? देखिए, OpenCV और जहां तक इमेज प्रोसेसिंग की बात है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो उसके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बिल्कुल है। आप OpenCV को ज्यादातर हम लोग कंप्यूटर्स के ऊपर ही यूज कर रहे होते हैं, कैमरा लगाकर, और कंप्यूटर के ऊपर ही जो क्लासिफिकेशन हमने करनी होती है वो कर रहे होते हैं। तो क्योंकि क्लाउड के ऊपर जब हम इमेजेस या सब चीजें भेजना शुरू करेंगे उसकी यूजेज बहुत ज्यादा होगी और उसके पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे। तो मोस्ट केसेस में हम लोग जब इंडस्ट्री में यूज करते हैं हम लोग रास्पबेरी पाई यूज कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा साथ में कंप्यूटर यूज कर लेते हैं। इसके अलावा सवाल है कि कॉन्सेप्ट्स डिफिकल्ट हो रहे हैं नोड-रेड मॉस्क्विटो में। देखिए, हमारा सेशन का काम ये था, मेरा सेशन का करवाने का काम ये था कि मैं आपको डबल IoT आपके जहन में फिट कर दूं कि है क्या चीज, फवायद क्या है, बेनिफिट्स क्या है और कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आगे तो चलना है कि आप लोगों ने किस तरह से इसको सीखना है, किस तरह से नोड-रेड सीखना है, मॉस्क्विटो सीखना है, क्लाउड सीखना है। इसके बेतहाशा ट्यूटोरियल्स, बेतहाशा कोर्सेज अवेलेबल हैं। हमारा जो पर्सनल ट्रैक ऑटोमेशन बूट कैंप का वो 3000 के अंदर हम लोग ये 15+ कोर्सेज दे रहे हैं, जिसमें IoT, AI, मशीन लर्निंग, PLC प्रोग्रामिंग, SCADA, ये सब चीजें शामिल हैं। तो वो आप लोग चेक कर सकते हैं जिनको स्टेप बाय स्टेप की जरूरत है। जो सेल्फ लर्निंग में अच्छे हैं वो सीधा अपने पास नोड MCU रास्पबेरी पाई परचेज करें और यूट्यूब देखते हुए भी कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। काइंडली प्रोवाइड सम रिसोर्सेज टू लर्न दीस थिंग्स इन डिटेल। मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। मैं एक पूरी लिस्ट बनाकर जिसके अंदर फ्री रिसोर्सेज भी हैं, पेड भी, मैं PFP की टीम से शेयर कर दूंगा, तो वो इंशाल्लाह आप सबको पहुंचा देंगे। जी, इसके अलावा कोई सवाल? Thank you very much, sir. Now proceeding with our event, I would like to share a token. Host, could you please share the token of appreciation for Sir Rana? Thank you very much, sir, for your time today and for taking time out of your busy schedule to be with us here today. It was a very, very informative session, both yesterday and today. So thank you very much. Most welcome. Inshallah, next sessions भी हम लोग करवाते रहेंगे इस टॉपिक के ऊपर, and I would like to thank PFP team as well, especially Navira जिन्होंने invite किया, and Sameer as well, क्योंकि उसने काफी difficulties face करते हुए
अल्टीमेटली कुछ चीजें हमें परफॉर्म करके दिखाएंगे. सो थैंक्स टू समीर एज वेल. Thank you so much, sir. Thank you, sir. We would also like to present a little something for Dr. Samir as well. Mr. Samir as well. Host, could you kindly please share? Thank you very much, Mr. Samir. Your information that you provided today will be very, very valuable to all the students, and I'm sure everyone will take advantage of it. Thank you very much. Thank you so much, and sorry On for behalf of... Yes, sir. Continue, sir. I say sorry for the interruption, and thank you so much. Not a problem at all, sir. It was a pleasure. It was our honor. Thank you very much for being with us here today. On behalf of all the participants and our entire organizing body consisting of IEEE KEET student branch in collaboration with Youth Intelligentsia KEET chapter, IEEE NED-UET student branch, IEEE DUET student branch, IEEE student branch MUET Zabas campus, IEEE HIET student branch, Automation Play, and Mindstorm Engineering. We would like to thank you all humbly for joining us today and giving us your time. We hope to see you again very, very soon. And we hope that all participants have attempted the quiz, since that will secure your e-certificate. So thank you very much again for joining us today and showing interest in our events. Hoping to see you soon, inshallah. Thank you once again, and for now, Allah Hafiz.